आज बात करेंगे अपन यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर सामाजिक का, मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। इसका रिवीजन है 16 माह जनपद थे पहले के समय। ईसा मसीह की जन्म के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपके, है ना, ईसा पूर्व की बात बता रहा हूँ। 16 माह जनपद सबसे बड़ा माह जनपद था, सबसे शक्तिशाली माह जनपद था मगध। और मगध का उस समय, मगध में जो सबसे पहले वंश आया था, उस वंश का नाम है, ध्यान रखना, उस वंश का नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है उस वंश का? हर्यक वंश। उसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और तीसरा वंश था यहाँ पर नंद वंश। क्या था तीसरा वंश का नाम? क्या था? नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश का एक विलासी शासक था, इसका नाम था घनानंद। क्या नाम था उसका? बताओ। घनानंद। घनानंद क्या है? बहुत ही विलासी शासक था, जो जनता को अत्याचार करता था। और उस समय मगध की जनता को ऐसे राजा की जरूरत थी जो उनको एक साथ रख सके, जो पूरे अखंड भारत का निर्माण कर सके। और उस समय पूरा जो पश्चिमोत्तर भारत था, पश्चिमोत्तर भारत है, वो पूरी तरह सिकंदर के आतंक से क्या है, बेभीत था। सिकंदर उस समय बहुत सभी को हरा देता था। और सिकंदर की निगाह किस पे थी? भारत पे थी। किस पे थी? सिकंदर की निगाह भारत पे थी। तो भारत को लूटना चाहता था। तो उस समय जो पाकिस्तान के, मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया का, थोड़ा सा मैं आपके सामने इसे छोटा सा मैप बनाता हूँ। हालांकि इंडिया का मैप नहीं, समझाने के लिए बताता हूँ। यहाँ पर जो ये एरिया, इधर का एरिया, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय जिसे बोलते तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। वहाँ का एक गुरु था, उसका नाम था चाणक्य, है ना, चाणक्य। चाणक्य था, उसके गुरु का नाम चाणक्य था। उस चाणक्य को खबर मिलती है कि यहाँ पर तक्षशिला में या भारत में सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है। सिकंदर आक्रमण करेगा भारत पे। तो इसकी खबर उसको मिल जाती है। तो वो जहाँ पर तक्षशिला में जितने भी गुरुजन थे उनको एक साथ बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर सिकंदर आक्रमण करने आएगा तो अपने भारत को नष्ट कर सकता है वो। तो सभी जो भी टीचर वगैरह थे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अपना भारत बहुत बड़ा है, उसमें सिकंदर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसको पता था, क्या नाम है, चाणक्य को, कि सिकंदर बहुत शक्तिशाली है, वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसने, चाणक्य ने क्या करा, खुद ही वो मगध चला गया। मगध चला गया, पैदल पैदल मगध चला गया। वो पाकिस्तान, मतलब तक्षशिला से मगध गया। मगध पड़ता है वर्तमान में बिहार का एरिया। बिहार का एरिया। मगध की राजधानी उस समय थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पैदल पैदल चला गया। और वहाँ पर मगध में उस समय जो राजा था उसका नाम था घनानंद। जब चाणक्य वहाँ पर पहुँचा तो घनानंद क्या, इस शराब के नशे में पूरी तरह से चूर था, और उसने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। चाणक्य ने कहा घनानंद से कि सिकंदर यहाँ पर भारत को लूटने आ रहा है, तो वो मगध को हानि पहुँचा सकता है, भारत को लूट सकता है। तो आप भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध के राजा हो, तो आपका कर्तव्य बनता है मगध की और भारत की रक्षा करना। तो घनानंद ने बेइज्जती करके कहा कि मेरे से बेइज्जती कर दी। किसकी? बताओ। चाणक्य की। और कहा कि मेरे को तो कोई नहीं रह सकता, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे को कोई भी नहीं रह सकता। तो क्या, उसको घमंड आ गया बहुत ज़्यादा, और उसने चाणक्य को धक्का लगा दिया और चाणक्य गिर गया और चाणक्य की चोटी निकल गई। तो चाणक्य ने बड़ी सभा में प्रतिज्ञा करी कि पहले, जब तक मैं तेरे को नहीं हरा दूंगा, पहले तो तेरे को हराऊंगा, फिर उसके बाद सिकंदर को हराऊंगा, फिर उसके बाद मेरी चोटी बांधूंगा, है ना। तो जब चोटी की पूरी तरह निकल गई तो उसने एक प्रतिज्ञा ले लिया वहाँ पर, ठीक ना। तो चोटी के बाल तभी बांधूंगा मैं, दब तेरे को ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो वहाँ से वो नाराज होकर चला गया। कौन? चाणक्य। अब चाणक्य जब वहाँ से गुजरा था तो जंगल के माध्यम से, कुछ जंगल की तरफ से गुजरा था, तो उसे जंगल में एक लड़का दिखता है जो एक बहुत ही, मतलब तीर वगैरह चलाने में बहुत एक्सपर्ट दिखा उसे। उसने बहुत देर तक उस लड़के की तरफ गौर किया, तो बहुत ही खतरनाक, मतलब तरीके से तीर वीर चला रहा था। तो चाणक्य को लगा कि बड़ा ओके, बहुत कुछ कर सकता है ये लड़का अपने लिए। तो उसका नाम, लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया, मतलब उसने उस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया उसके मामा से, है ना। और उसको ले गया कहाँ पर? तक्षशिला। और तक्षशिला ले जाके उसको बहुत ट्रेनिंग वगैरह दी और उसको घनानंद के खिलाफ खड़ा कर दिया। और उसने फिर घनानंद को हरा दिया। तो यही चीज़ देर की, देखो अब मैं पढ़ता हूँ। ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व की बात है कि मगध के राज सिंहासन पे
नंद वंश का विलास राजा गणानंद सिंह आरूढ़ था, मतलब सिंहासन पे था। इस समय पश्चिम उत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। किससे? गणानंद से। मतलब राजा, मतलब प्रजा से बहुत ज़्यादा कर वगैरह लेता था। असह्य कर भार का राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे। और उस समय कौन सा राजा आया बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य आए, चाणक्य कौटिल्य की मदद से। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है, और इसने एक पुस्तक ली, उसके बारे में अर्थशास्त्र है ना। एक सूत्र भारत के चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र इस भारत के राजनीतिक मंडल पर कौटिल्य का शेष चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ध्यान, तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो 20 साल एग्जाम 2020 में आया था। ध्यान कि मौर्य वंश संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो अपने गुरु चाणक्य की मदद से सहायता से अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में, कब? 322 ईसा पूर्व की बता रहा हूँ, बाद में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से लेके 298 तक। 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ, मतलब बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो ये भी याद रख सकते हो आप कि चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईसा पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस सेल्यूकस निकेटर थल सेना अध्यक्ष था किसका? सिकंदर का। सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और इन दोनों के बीच संधि हो जाती है, किसके बीच में? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। संधि में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री सेलेना, इसकी पुत्री का नाम था हेलेना, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। और ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो भारत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था बताओ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का, है ना। तो ये आप तो ध्यान रखना है। और इसने संधि में क्या 500 आती है ना, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या है लिए 500 आती, उस समय यहाँ मगध में बहुत आती थे, ध्यान रखना। और कहते हैं कि आगे आगे कलिंग का युद्ध आतियों के लिए होता है, जो शोक करता है आगे आएगा वो। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 1500 आती लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया, ठीक है ना। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से कितना आती ले 500 आती ले ली, और उसको क्या दे दिया? अब चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान का एरिया दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, सिंधु नदी का एरिया दे दिया। किसको बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 आती किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। सेल्यूकस ने पुत्री का हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में दरबार में भेजा। मेगस्थनीज बुक लिखी थी, इसका नाम है इंडिका बुक। इंडिका बुक में चंद्रगुप्त मतलब मौर्य वंश के बारे में बताया गया है बहुत सारा। मौर्य वंश के बारे में 2 बुकों में ज़्यादा बताया गया, एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और एक चाणक्य मतलब कौटिल्य की अर्थशास्त्र, एक मेगस्थनीज की इंडिका। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ 2 है यहाँ पर, एक तो अनानुरू, एक मुनानुरू में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तो 2 ग्रंथ कौन कौन से? अनानुरू और मुनानुरू। इन्हें बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर आक्रमण किया था, दक्षिण भारत पर। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या है, मगध में बहुत सारा अकाल पड़ा। तो उसने भद्रबाहु से जाके पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों अकाल क्यों पड़ रहा है। तो इसके बारे में फिर भद्रबाहु ने उसे बताया कि इसके जिम्मेदार तू ही है ना, इसका जिम्मेदार तू ही है। ये देखो यहाँ पर देखा, इसका जिम्मेदार तू ही है, क्योंकि तूने जितने युद्ध किए उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो उनका श्राप भी तेरे को पड़ा है, और तेरी जनता भूखे मरेगी इसलिए ना। तो उसने इससे मुक्ति पाने के लिए वो 299 ईसा पूर्व में कहाँ चला गया? स्वर्ण बेलगोला मैसूर में चला गया। और उसने यहाँ पर एक पद्धति उसे बोलते संतारा पद्धति या सलेखना। इसमें क्या है, इंसान उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर देता है, और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। अब इसका बेटा आया था, उसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का शासनकाल 299 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक क्या मित्रचेट्स कहते हैं। वायु पुराण में से भद्रसार और जैन धर्म में से क्या कहा गया बता? जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है ना। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में ले लिया था। किसने बताओ? यहाँ बिंदुसार ने। दिव्यवदान के अनुसार इस तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। इसको पहले दवा करने पहले अशोक को, बाद में सुसीम को भेजा था, ध्यान, ठीक है ना। सुसीम भी इसका पुत्र था। बिंदुसार दरबार में यूनानी शासक कौन आए थे? एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा था। और प्लिनी के अनुसार नरेश फिलाडेल्फस ने
डियानिसिस नाम मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर दो शासकों के नाम याद रख लेना आप। तो एक तो था एंटियोकस ने तो किसको भेजा था, डायमेकस को, और फिलाडेल्फस ने किसको भेजा, डियानिसिस को भेजा था। ठीक है, दिव्य विद्वान के अनुसार 2 बार तक्षशिला विद्रोह हुई थी, जिसमें पहली बार तो किसको भेजा था विद्रोह दमन करने के लिए, अशोक को, और दूसरी बार किसको भेजा था बेटा बताओ, सुसीम को भेजा था। किसने, बिंदुसार ने। और बिंदुसार को अमित और चेट्स भी कहा गया है, वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया है, और जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, तो बिंदुसार किसका पुत्र था बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और उसका उत्तराधिकारी भी था। बेटे देखो वीडियो बहुत छोटी छोटी वीडियो है, ताकि रिवीजन आपकी अच्छी तरह से हो जाए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा समझ में आए तो आप इसको ज़रूर समझ मतलब देखना अच्छी तरह से। अब चलो अपन बात कर लेते हैं, अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था, कहते हैं कि 99 भाइयों को मारा था इसने गद्दी प्राप्त करने के लिए, और बाद में सुसीम को मार दिया था। तो 100 भाइयों का कातिल था ये। कहते हैं कि बिंदुसार के यहाँ पर कितने पुत्र थे, 101 पुत्र थे भाई। उनमें 100 को किसने मार दिया, अशोक ने मार दिया। तो अशोक बहुत खतरनाक आदमी था, है ना। और वास्तव में इसने गद्दी प्राप्त करने में बहुत लोगों को मारा। 273 से 232 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, मतलब बिंदुसार ये नहीं चाहता था कि वो अशोक गद्दी बैठे, वो तो सुसीम को चाहता था गद्दी बैठाना, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर अशोक गद्दी बैठ जाता है। दक्षिण भारत से यहाँ पर और उसने मगध के पूरे शासन में अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास की और गुजराबी लेखों में जो ग्रंथ प्राप्त हुए दक्षिण भारत में मास की गुजराबी लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। तो एग्जाम में आ जाता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, मास की और गुजराबी लेख मिलता है। अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है बताओ, देवानाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय और दिखने में प्रिय। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, और देवनाम प्रियदर्शी मतलब दिखने में प्रिय भी होना चाहिए, उसे उपाधि से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह, विदिशा की राजकुमारी अशोक मतलब अशोक का विवाह है दाना, इसका नाम था देवी था, उसका नाम है दाना, ठीक है ना। उसका नाम था, उसकी पत्नी का नाम देवी था, है ना। इसके पुत्र का नाम तो महेंद्र था, पुत्र का नाम संघमित्रा था। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारोवकी का उल्लेख भी मिलता है ना, कारोवकी का उल्लेख भी मिलता है अशोक के अभिलेखों में। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अन्य क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में ला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचे भारत और अफगानिस्तान का भी बड़ा भाग शामिल था। अभी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, अशोक ने कलिंग का आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, और इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। तो ये भी याद रखना कि 1 लाख लोग किससे मारे गए थे, कलिंग युद्ध में। कब हुआ था बताओ, ये 8 ईसा पूर्व, किसके मतलब अपने राज्याभिषेक 8 ईसा पूर्व मतलब 261 ईसा पूर्व में, किसने बताओ, अशोक ने, है ना। 1 लाख लोग मारे गए थे। आर्थिक अभिलेख के अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था, नंदराज राजा का शासन था उस समय, कुछ अभिलेख के अनुसार, आर्थिक अभिलेख के अनुसार। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, परंतु तो उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी, और उसने जीवन में ठान लिया कि कभी भी अपन शस्त्र नहीं उठाएंगे इस नरसंहार के कारण, है ना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही है, ये बहुत अच्छा वीडियो था, इसको एक बार ढंग से देखना, आपको समझ में आ गया होगा शायद, है ना।